Dear students, welcome you in the 12th class Political Science, the challenge of national building. Today we will study about the problem of Hyderabad. आज हम हैदराबाद की समस्या के बारे में पढ़ेंगे. इंग्लिश में ऑलरेडी लिखे हुए पॉइंट्स हिंदी में इनको एक्सप्लेन कर देंगे हम. और ये जो कंप्लीट एक पैराग्राफ में है आंसर इसका, इसलिए आउटलाइंस लिखी हुई कंप्लीट सेंटेंस में नहीं है. तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ हैदराबाद एंड हैदराबाद का जो एक्सेशन था वो कैसे किया गया, अधिकार या विलय इसका कैसे किया, इसके बारे में रीड करेंगे. तो फर्स्ट था, उस समय जो हैदराबाद था वो एक प्रिंसली स्टेट्स में सबसे बड़ा स्टेट कह सकते हैं या सबसे बड़े राज्यों में से एक था, या रजवाड़ों में से एक था, जो सराउंडेड था इंडियन टेरिटरी से, जो घिरा हुआ था चारों तरफ से भारत के क्षेत्र से घिरा हुआ था. अगर हम आज की बात करें तो ये जो क्षेत्र था, अगर आज की बात करते हैं तो इसमें आते हैं आज के महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये तीनों जो राज्य मिला करके क्या बनता है उस समय का, हैदराबाद बनता है. तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ी एक रियासत थी उस समय हैदराबाद. अब इसके लिए उस समय जो वहाँ का जो राजा था उसको बोलते थे निज़ाम. तो निज़ाम जो था अपने समय का वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी था, सबसे धनवान आदमी था, और वो एक अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना चाहता था, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था. इसके लिए उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पास किया इंडिया के साथ 1947 में. स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि वो भारत से अलग रहना चाहता है, स्टैंड स्टिल रहना चाहता है, ना भारत में मिलेगा ना पाकिस्तान मिलेगा, वो अलग रहेगा. लेकिन भारत सरकार की जो समझौता वार्ताएं थी वो लगभग 1 वर्षों तक उसके साथ चलती रही, लेकिन भारत इसमें कामयाब नहीं हो पाया. इसी दौरान जो था, लोगों ने एक मूवमेंट जो था वो शुरू कर दिया निज़ाम के खिलाफ, और जिसका एपिसेंटर था इस मूवमेंट का वो था तेलंगाना और उसके आसपास का क्षेत्र. वजह क्या थी कि तेलंगाना का जो रीजन था, आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पर निज़ाम का ऑपरेशन था, निज़ाम के ऑपरेसिव रूल्स थे, वहाँ पर दमनकारी जो नियम थे निज़ाम के वो वहाँ पर बने हुए थे. इसलिए वहाँ पर जो था एक मूवमेंट जो था खड़ा हो गया, कहाँ पर, तेलंगाना के क्षेत्र में. और इसका जो नेतृत्व किया वो किया कम्युनिस्ट लोगों ने और हैदराबाद कांग्रेस ने आगे बढ़ कर के इस मूवमेंट का नेतृत्व किया. इस मूवमेंट को दबाने के लिए रज़ाकारों की एक पैरामिलिट्री फोर्स जो थी निज़ाम के द्वारा भेजी गई. और जो रज़ाकार थे, 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा था, रज़ाकार कौन थे. जो रज़ाकार थे वो 1 नंबर के कैसे लोग थे, कम्युनलिस्ट थे, संप्रदायवादी लोग थे, सांप्रदायिक थे. इन्होंने जो नॉन मुस्लिम जो लोग थे, जो गैर मुस्लिम जो प्रजा थी, या कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिमों के अलावा जो भी लोग थे, उन सब के साथ बुरा बर्ताव किया. वहाँ पर मर्डर की घटनाओं को अंजाम दिया, रेप किया, लूटा लोगों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया. और चूँकि इंडियन टेरिटरी में आता था तो भारत सरकार ने न चाहते हुए इसमें क्या किया, अपना दखलंदाजी जो थी की सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में भारत सरकार ने अपनी सेनाओं को ऑर्डर किया और इस प्रॉब्लम को जो था सॉल्व कर लिया गया. निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, निज़ाम हार गया इस युद्ध में और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और इस तरह से हैदराबाद का विलय भारत संघ में कर दिया गया. अब बात करते हैं असेसन ऑफ मणिपुर. मणिपुर का विलय किस प्रकार भारत संघ में किया गया. ठीक इसी तरह से भारत की आज़ादी के समय वहाँ के जो राजा थे वो थे बोधचंद्र सिंह. इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ पर जो राजा थे वो कौन थे, बोधचंद्र सिंह थे. तो बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ एक साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, जो हम पढ़ चुके हैं, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके हिसाब से होता कि वह भारत संघ में मिलने के लिए तैयार है. लेकिन इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अश्योर्ड किया था कि उसकी जो इंटरनल जो ऑटोनॉमी है, आंतरिक जो स्वायत्ता है, वो बरकरार बनी रहेगी. लेकिन लोगों के प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इलेक्शन कराए 1948 में, और इस तरह से जो स्टेट था मणिपुर स्टेट, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पर स्थापित हो गया. संविधान होगा
राजा का शासन होगा, लेकिन वहाँ पर लोग जो थे नॉमिनेट होंगे, राजा का पद बना रहेगा। इस तरह का शासन व्यवस्था वहाँ पर स्टेब्लिश हुई। और इस तरह से मणिपुर जो था वो देश का पहला ऐसा पार्ट बना, एक ऐसा हिस्सा बना जहाँ पर सबसे पहले इलेक्शंस कराए गए। किसके बेस पर? एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर। एडल्ट फ्रेंचाइज होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एज 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, उन सबको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रंग, जाति, वर्ण, किसी भी भेदभाव के बिना उनको जो है वोट देने का अधिकार होगा। इस तरह से यहाँ पर जो वोटिंग कराएगी, तो पहला स्टेट कौन सा बना? मणिपुर बना। स्टेट जो कांग्रेस थी वहाँ की, वो चाहती थी कि मणिपुर राज्य का मर्जर हो, विलय हो भारत संघ के साथ। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी वो नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत संघ के साथ हो। आखिरकार भारत सरकार ने महाराजा बोधचंद सिंह पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, और भारत संघ जो था इसमें सफल रहा। और इस तरह से महाराजा ने अपनी स्वीकृति दे दी, और स्वीकृति के साथ ही ये सितंबर 1949 में एक मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ, और इस तरह से जो मणिपुर था वो भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। लेकिन इस दौरान महाराजा बोधचंद्र सिंह ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई सहमति नहीं ली, उनसे बातचीत नहीं की, कंसल्टेंस नहीं की, और इसकी वजह से जो था वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा, कह सकते हैं गुस्सा, नाराज़गी लोगों में थी, जो आज भी देखने को मिलती है। लेकिन आखिरकार भारत संघ का जो विलय था, भारत संघ में मणिपुर का विलय हो गया। धन्यवाद।